हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत की बात, भारत के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नारी स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए दोस्तों, इस देश के अंदर ना लड़की जो है वो एक स्लेव से ज्यादा कुछ नहीं समझी जाती है। तो गुलामी है, लड़कियों की गुलामी है इस देश के अंदर। और इस गुलामी से उनको आजादी दिलाने के लिए देश को ना कुछ बहुत ज्यादा सुधार करने होंगे। तो एक सीरीज ऑफ अपील्स है जो हमें ना इस देश के अंदर नेशनल अवेकनिंग क्रिएट करने की जरूरत है, जिसमें पहला है प्लीज पास द वुमेन रिजर्वेशन बिल दिस विंटर। ये इससे लड़कियों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलेगा। महिला आरक्षण विधेयक, ये हमें संसद में पास करवाने की जरूरत है। ये राज्यसभा में ऑलरेडी पास्ड है, इसको बस लोकसभा में पास करवाने की जरूरत है। हर पॉलिटिकल पार्टी के, इसके ऊपर हमने एक अलग ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में पिछले 10-12 साल से पड़ा हुआ है। सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज भारत की लड़कियों से ये वादा कर चुके हैं कि वो इस विधेयक को संसद में पास करवाएंगे, लेकिन किसी ने अभी तक पास करवाया नहीं है। तो इसे आवाज उठाकर पास करवाने की जरूरत है, क्योंकि बिना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आप कभी किसी को दे भी नहीं सकते। इसके पास हो जाने के बाद पूरा जो संसद है और राज्य की जो विधायन सभाएं हैं, उन सब जगहों पे 33% जो सीट्स होंगी वो लड़कियों के लिए आरक्षित होंगी। और जब 33% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित होंगी तो देश में कोई भी जो पॉलिसी बनेगी, कानून बनेगी, उसके सेंटर में लड़कियां अपने आप खुद ब खुद आ जाएंगी और उस पॉलिसी मेकिंग का वो हिस्सा भी बनेंगी। मतलब वो अपने लिए नीति निर्धारण कर सकेंगी। इसलिए प्लीज पास द वुमेन रिजर्वेशन बिल दिस विंटर, ये पहला क्लेरियन कॉल है लड़कियों के लिए। और लड़कियों को इसके लिए खुद ही आगे आके लड़ना होगा, क्योंकि कोई भी आपको आपके लिए नहीं लड़ने वाला जब तक आप खुद आगे नहीं आएंगी। दूसरा, इक्वल राइट्स इन प्रॉपर्टी, इसके लिए तो एक नेशनल अवेकनिंग की जरूरत है। देश के चेतना को जागने की जरूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आप समझने का प्रयास करिए। जो हमारा समाज है उसमें बचपन से लड़कियों के मन में ना एक अजीब सा थॉट को इंसेप्ट कर दिया जाता है। उनके मन में एक विचार घुसा दिया जाता है कि जो प्रॉपर्टी है वो देश की जो मतलब उनके माँ बाप की जो संपत्ति है वो लड़कों की होती है, और एक अच्छी लड़की को उसके भाई के प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उसको बस इतना करना चाहिए कि वो दहेज, माँ बाप उसको दहेज देकर के एक अच्छे लड़के के पास भेज देंगे। बाकी जो माँ बाप की संपत्ति है उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं है। और अगर आप उन लड़कियों को बोलेंगे जबरदस्ती भी कि तुम अपने संपत्ति में हिस्सा लो, तो भी वो मना करेंगे कि नहीं, हम अपने भाई का हिस्सा नहीं लेंगे। ये एक थॉट उनके दिमाग में बचपन से घुसा दिया जाता है। पर इसके दो रिपरकेशन आप समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए ऐसा माना भी जाता है कि लड़की, हालांकि वो कमजोर तो होती नहीं है, वो लड़कों से भी ज्यादा ताकतवर होती है एक लड़की, लेकिन अगर मान लीजिए कि लड़की कमजोर है तो माँ बाप का क्या फर्ज बनता है कि अपनी जो संपत्ति है वो मजबूत बच्चे को दे या कमजोर बच्चे को दे। ऑब्वियसली माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि अपनी संपत्ति का ज्यादा हिस्सा उन्हें अपने कमजोर बच्चे को देना चाहिए। तो उस नजर से भी आप देखेंगे तो माँ बाप को प्रॉपर्टी में अपने लड़कियों को हिस्सा देना चाहिए, लेकिन उनको लड़कों को देते हैं शो ऑफ के लिए। सिर्फ वो ना अपना कर्तव्य समझते हैं, ना अपना धर्म का उनका समझ में होता है, और लड़कियों को दहेज दे करके दूसरी जगह शादी कर देते हैं। अब दहेज में क्या हो जाता है कि अगर आप मान लीजिए एक लड़की से बात करने के लिए भी लड़के क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर शादी करने के लिए एक लड़की से लड़का उल्टा दहेज लेके जाता है। मतलब कि लड़की से बात करने के लिए उसे पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और शादी करने के लिए वो लड़की भी लेके जा रहा है और दहेज भी उल्टा लेके जा रहा है। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज क्या हो जाती है कि आप खुद ही सोचिए ना कि अगर वो दहेज लेके एक लड़की को लेके जा रहा है, वो पूरे जीवन उस लड़की को कभी रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि वो सब कॉन्शियसली होता है, उसको पता हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 100% सही है, फिर लड़के देते भी हैं। ये एक फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट आप समझने का प्रयास करिए उस नज़र से। इसको वो लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं डिमीन कर रहा हूँ लड़कों को, लेकिन ये लड़कियों के राइट्स की लड़ाई है और इसलिए इस बात को समझना जरूरी है। तो रैदर देन आप उनको जो दहेज का भीख दे रहे हैं और उसके कारण आप उसके ससुराल के नज़रों में भी हमेशा एक तुच्छ बना के रखेंगे, आप उसे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों नहीं देते हैं? वो उसका अपना मालिकाना हक होगा। दहेज तो वो उसके हाथ में तो कुछ नहीं मिलता। और आजकल नया ट्रेंड चल गया है कि लड़की के नाम पे गाड़ी ले लो तो उसका ही है, उसका क्या कुछ नहीं होता। वो गाड़ी क्या उस अपनी मर्जी से चलाती है या वो खुद चलाती है, वो हो तो जाता है उसके ससुराल वालों का ही, बस नाम उस लड़की का रहता है। तो इस तरह से ना छला जाता है लड़कियों को बचपन से ये चीजें सिखा सिखा करके। जबकि भारत के संविधान के तहत और कानून के तहत इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स है, तरीके से ना माँ बाप की संपत्ति में लड़कियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सोशली ये एक्सेप्टेड है, कोई देता नहीं है, कोई लड़की इसके लिए लड़ती नहीं है। जो मान लो लड़के कोई ले लिया तो ले लिया, वो अलग बात है, बाकी स्वेच्छा से तो मिलना भूल ही जाओ। तो ये माँ बाप भी अपने कर्तव्य के पालन में यहाँ पर कमजोर पड़ते हैं
और प्लस इस ये बहुत बड़ी रीजन है कि जब प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम, किसी भी लड़की के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं रहती, जब वो शादी होके चली जाएगी, जब वो फिर उनका अलग जब परिवार बनता है, तब वो वाइफ के नाम पे लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बट वो फिर उसका कुछ से रह नहीं जाता है। जब तक एक लड़की का बचपन से उसके प्रॉपर्टी में अगर राइट्स होगा तो उसको पता होगा उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या वर्थ है। क्यों नहीं मिलना चाहिए माँ बाप के प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिलना चाहिए। ये नैतिक रूप से भी जरूरी है, ये कानूनी रूप से भी अनिवार्य है, और ये सामाजिक रूप से, बस इसके प्रति ना लोगों के प्रति वो समझ नहीं है। उन सबको लगता है बस दहेज दे दो, जितना बड़ा बड़ा दहेज दे दो और शो ऑफ करके शादियां करो, इसमें ही वो अपनी वीरता समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप सच में हैं वीर तो अपनी प्रॉपर्टी में अपनी लड़कियों बच्चियों को हिस्सा दीजिए, ताकि वो ना अपने पैरों पे खड़े हो सके। तीसरी बात है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ हाउसवाइफ। देखिए, जो घरेलू लड़कियां होती हैं, जो मान लो जो काम नहीं करती हैं, सिर्फ हाउसवाइफ हैं, उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन 0 माना जाता है, जबकि दो इमेजरेबल है, इसका कोई मोल ही नहीं है। एक लड़की अपने घर को संभालने के लिए कितने घर के घरेलू काम करती है, अगर वो काम ना करे तो घर, आप कभी घर का काम करके देखिए तो आपको समझ में आता है, खाना बनाने से लेकर के कितने काम करती है हाउसवाइफ्स। लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो नर्चर्स द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द नेशन, राष्ट्र के ना अगले पीढ़ी का निर्माण करती है। राष्ट्र का अगला पीढ़ी कैसा होगा ये उस लड़की पे डिपेंड करता है कि वो कैसा नर्चर करके बिल्ड करती है। तो इसलिए इनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को आप मेजर कर ही नहीं सकते किसी भी तुलना में, लेकिन फिर भी उनको क्यों मिलना चाहिए इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। हाउसवाइफ भी है तो उसका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कैलकुलेशन के लिए ही सही मिलना इसलिए चाहिए क्योंकि जिन लड़कियों को पास नौकरी नहीं होती, वो पैसा नहीं कमा के लाती, तो उनको ना घर के अंदर एक और भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। आप सोसाइटी में 2 लड़कियों को कंपेयर कर लीजिए, जो कि पैसा कमा के लाती है उसका एक रिस्पेक्ट अलग हो जाता है, और जो नहीं कमा के लाती है उसका एक रिस्पेक्ट अलग हो जाता है। और इसके कारण जो लड़कियां हाउसवाइफ है, सिंपल हाउसवाइफ है, लेकिन वो काम नहीं करती हैं, तो वो एक कुंठा का शिकार रहती हैं, और उनके अंदर लगता है कि जैसे वो कमजोर हैं, वो किसी लायक नहीं है, और फिर सब के सब रेस में लगे रहते हैं कि चलो फिर हम भी काम करते हैं कुछ। ये काम करिए, उसके लिए मना नहीं है, बट आप एक सिंपल हाउसवाइफ को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उसके इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को आप काउंट नहीं कर रहे, आप घर का अपना सारा काम किसी और से करवाएंगे तो आपको कम से कम 10-15 हज़ार रुपये लग जाएगा। तो आप कैसे नहीं, अगर कोई हाउसवाइफ कर रही है खुद से अपने घर में, उसका आप इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कैसे नहीं काउंट करते हैं। कॉन्ट्ररी, देयर सब्जेक्टेड टू ह्यूमिलिएशन, अनवर्थीनेस एक्सेट्रा। वो खुद ही उनको लगता है कि वो किसी लायक नहीं है, और उसके कारण ह्यूमिलिएशन तो उनको झेलना ही पड़ता है, क्योंकि उनके पास खुद का पैसा नहीं होता है, तो हर चीज के लिए डिपेंडेंसी होती है दूसरों के ऊपर। और जब डिपेंडेंसी होगी, चाहे स्टार्ट में माँ बाप के ऊपर हो और बाद में तो ससुराल वालों के ऊपर होती है, तो जब किसी भी बंदे के अंदर किसी और पर डिपेंडेंट होगा तो वो जाने अनजाने कभी ना कभी उसका ह्यूमिलिएशन होता ही रहेगा, और लोग बेइज्जती कर देंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बोल करके। प्लस उसको खुद भी लगता रहता है कि मैं उस लायक नहीं कि मैं कुछ कर पाऊं, और मैं सिंपल हाउसवाइफ रह गई। अगर आप सिंपल हाउसवाइफ भी हैं तो भी आप किसी से कम नहीं है, ये समझने की जरूरत है, और ये देश को, लड़कियों को समझाने की जरूरत है। पहले लगता था कि 3,000 पर मंथ भी जोड़ा जाए तो एक सिंबॉलिक रूप से ना इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ हाउसवाइफ कैलकुलेट, ये जीडीपी में कैलकुलेट होना चाहिए कि अगर लड़की सिंपल हाउसवाइफ है तो भी उसका एक पर मंथ इनकम कैलकुलेट होना चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि कम से कम 30,000 पर मंथ कैलकुलेट होना चाहिए। एक सिंपल हाउसवाइफ पूरा घर संभालना, कम से कम 30,000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर आप इनको हटा दीजिए, घर संभालना छोड़ दीजिए, फिर बाकी कोई काम नहीं हो पाएगा। सारी जीडीपी आपकी ना ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। तो अगर सिंपल हाउसवाइफ भी है, लड़की वर्किंग है, हाउसवाइफ है, जो भी है, बट अगर वो हाउसवाइफ भी है तो उसका एक इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कैलकुलेट होना चाहिए, और इवन जीडीपी में कैलकुलेट होना चाहिए। चौथा, राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ हर चॉइस एंड विल। उसको अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपने इरादे के हिसाब से किसी भी लड़के से शादी करने का अधिकार होना चाहिए। ये भारत का जो संविधान है आर्टिकल 21, ये भी उसको फंडामेंटल राइट गारंटी करता है, बट ये पता भी नहीं होता लड़कियों को, और किसी को कोई देता भी नहीं। पुराने जमाने में भी हर लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होता था, लेकिन आज का ये मॉडर्न सोसाइटी है नाम का, बट यहाँ पे भी एक लड़की को उसका जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होता है। जबकि सच्चाई यही है कि नो सोसाइटी, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल कैन टेक इट, बट आज का समाज ऐसा हो गया है कि ये फोर्सिबली उस लड़की से उसका ये अधिकार छीन लेते हैं, जबकि नैतिक तौर पे किसी समाज, किसी सरकार या किसी इंडिविजुअल को ये अधिकार नहीं है कि वो लड़कियों से ये अधिकार छीने। तो दोस्तों, और अगर आपको लगता है कि लड़कियों को इस समाज की गुलामी से आपको निकालना है, तो ये 4
अधिकार आपको लड़कियों को देने होंगे और इसके लिए लड़ाई आपको लड़कों को समझना होगा और लड़कियों को इसके लिए लड़ना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लड़ेंगी तब तक आप 50% वोट बैंक है, आधी आबादी है आप, लेकिन आपको अपने अधिकार का पता नहीं है और आप ऑर्गेनाइज नहीं है और इसके लिए आप अपने अधिकारों को ले ही नहीं पा रही हैं और हमेशा गुलाम बनी रहेंगी जब तक आप ये 4 अधिकारों को ले नहीं लेती हैं। तो अगर खास करके लड़कियों से अपील है और लड़कों से भी अपील है, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो, कि इसका तो किसी गवर्नमेंट से तो विमेन रिजर्वेशन बिल के लिए गवर्नमेंट से, जीडीपी के लिए, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के लिए गवर्नमेंट से अपील करना होगा और इक्वल राइट्स इन प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट को फोर्सिबली ना इंप्लीमेंट करने की जरूरत है कि ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तुम दो या ना दो उससे कोई मतलब नहीं है। और बाकी चौथा तो गवर्नमेंट ने दे रखा है, लेकिन अगर अधिकार लेने वाले को ही कुछ पता नहीं है और वो समाज उसको देने में रोक रहा है, तो सबसे पहले लड़कियों को सबसे ज्यादा इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। अपने अधिकारों को लड़के आपको लेना होगा, यह आपके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।